नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लगातार यूपी पीईटी के सिलेबस पर आधारित सभी वीडियो जो जीएस सब्जेक्ट से हैं, बिल्कुल सिलेबस पर आधारित आपको वीडियो देने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर नाम तो आपने यूपी पीईटी का देखा, लेकिन यह जो है यूपी पी के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना यूपी पीईटी के लिए है, और उतना ही ज़्यादा एसएससी जीडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग तीनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोगों ने पहले के चारों पांचों वीडियो नहीं देखे हैं जब से मैंने शुरुआत किया है, तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जा कर के संपूर्ण वीडियो आप 5-6 वीडियो जो भी अभी तक अपलोड हुए हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम आए हैं मौर्य राजवंश पर पहुँचे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को आपने पढ़ा, उसके बाद वैदिक सभ्यता को पढ़ा, फिर उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म को पढ़ते हुए आप मौर्य राजवंश में प्रवेश कर चुके हैं। और मौर्य राजवंश में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो सम्राट अशोक को पढ़ना है, क्योंकि मैं पीईटी के सिलेबस को लेकर चल रहा हूँ। इस वजह से मौर्य राजवंश के आगे सम्राट अशोक लिखा गया है, तो स्पेशली आप सम्राट अशोक को ही पढ़िए। ठीक है, आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको नौकरी लेना है। एक नौकरी की दरकार आपको है, तो आपको बिल्कुल सिलेबस पर अकॉर्डिंग, बिल्कुल सिलेबस पर आधारित ही पढ़ाई करनी है। एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं पढ़ना है। आइए पढ़िए वही जो आपके सिलेबस में हो, और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए काम करता हूँ तो आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है मौर्य सम्राटों की सूची लगाया है। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं मगध के बारे में हम बताते हैं, क्योंकि यह जो मौर्य राजवंश रहा है ये मगध में रहा है। ठीक है, मगध के राजवंश में तत्कालीन समय 322 ईस्वी से पहले नंदवंश के शासक घनानंद का शासनकाल चल रहा था। और घनानंद जो है अपने भरे दरबार में कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, उन्हें जो है परेशान कर दिया था, उन्हें अपमानित कर दिया था, और उन्होंने उसका बदला लेने के लिए भरपूर प्रयास किया। और उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही पाला पोसा और इतना बड़ा किया। और आगे जाकर के 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से कौटिल्य ने, मैं बात करता हूँ कौटिल्य की, क्योंकि कौटिल्य अगर ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा न बनते, तो कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया 322 ईस्वी पूर्व। और यह जो है 298 ईस्वी पूर्व तक राजा रहा। 24 वर्ष की अवस्था, 24 वर्ष इसने राज्य किया। नंदवंश का शासनकाल समाप्त होता है और मौर्य साम्राज्य शुरुआत होता है। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, यही 3 महान राजा हुए हैं जिनके बारे में आपको और हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन बेसिकली हम अशोक सम्राट पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने बताऊं एक चीज़, तो 298 ईस्वी में इनकी मृत्यु जो है श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। और उसके बाद उनका जो पुत्र आता है बिंदुसार, यह जो है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, अर्थात शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शंकर को ज़्यादा मानता था। उसके बाद जब अशोक आते हैं तो अशोक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म का संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसका अंतिम शासक कभी कभार आपसे पूछा जाता है, तो बृहद्रथ, ध्यान रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, और बीच में ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने केवल स्लाइड लगाया था जिससे आपको अच्छे से पता चल सके। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य की सहायता से नंदवंश के राजा घनानंद को मारकर किया गया था। कौटिल्य को नंदवंश के जो राजा था घनानंद, उसने जो है भरे दरबार में अपमानित किया था कि तुम्हारी क्या औकात विसात है, तुम एक ब्राह्मण हो, भिक्षुक हो, तुम्हारी औकात हमारे राज दरबार में नहीं है। तो ऐसी चीज़ें से जो है कौटिल्य बहुत ज़्यादा अपमानित हुए और मौर्य वंश की स्थापना कर दिए चंद्रगुप्त को ला करके। तो आप सभी लोग इससे अवगत जरूर होंगे। ठीक है, आगे एक चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इसके बाद इनका पुत्र जो है बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है। 298 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है श्रवणबेलगोला नामक स्थान में, कर्नाटक में। और इसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। और बिंदुसार के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी आपको नहीं लेनी है। आपको पढ़ना किसके बारे में है? आपको पढ़ना है अशोक बिंदुसार का ही पुत्र था। बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और ये विक्ट्री का सिंबल है, और पढ़ करके हमें क्या करना है? फतह हासिल करना है, जीतना है। हम पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए
अब हम अशोक के बारे में क्लियरली जानकारी देना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अशोक, अशोक का क्या नाम था? अशोक। अशोक के बारे में हमें पढ़ना है। इनके पिता का नाम था बिंदुसार। इनकी माता का नाम कभी कभार पूछा जाता है, तो इनकी माता का नाम था सुभद्रांगी, जो बिंदुसार की पत्नी थी और अशोक की माता थी। इनके दादा का नाम अर्थात पितामह का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ये पौत्र थे। कब राजा बने थे? तो 269 ईस्वी पूर्व इनका जो है राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, 269 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, 273 ईस्वी पूर्व ही इनका राज्यारोहण हो गया था। क्या हुआ था? राज्यारोहण हुआ था। ये जो है अवंती के राज्यपाल बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन 4 वर्ष के बाद 269 ईस्वी पूर्व जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है, तब यह क्लियरली राजा बन जाते हैं। ठीक है, अगर राज्यारोहण की बात की जाए, सबसे पहले राजा के मतलब कि गद्दी पर कब बैठे थे? 273 में राज्यारोहण हुआ था। और राज्याभिषेक की बात की जाए तो 269 ईस्वी पूर्व। लेकिन आपको इसमें नहीं फंसना, बिल्कुल आप यही ध्यान रखिएगा, राजा कब बना था? 269 ईस्वी पूर्व राजा बना था। राजवंश का नाम क्या था? तो राजवंश का नाम मगध था, क्योंकि मगध साम्राज्य था और मगध के ही ये राजा हुए थे। आगे बात करते हैं, इनका जो पूरा नाम था इनका पूरा नाम था देवानामप्रिय अशोक मौर्य। क्या नाम था? देवानामप्रिय अशोक मौर्य। ठीक है, पुराणों में इसे अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। और किस पुराण में जाना जाता है? तो विष्णु पुराण में। ठीक है, एक पुराण है विष्णु पुराण, उस पुराण में जो है अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी बताया गया है। ठीक है, आगे है राजगद्दी पर बैठते समय यह अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। क्यों? क्योंकि राजगद्दी पर जब बैठा था तो उससे पहले 273 में ही इसका राज्यारोहण हो गया था, बिंदुसार के शासनकाल में ही, और अवंती का राज्यपाल बनाया गया था। और राजगद्दी पर बैठते समय यह अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, इसके पास जो अनुभव था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 4-5 साल पहले से ही ये राजा वाला पूरा काम कर रहा था, तो इसे प्रशासन का अनुभव बहुत ज़्यादा था। इसी वजह से इसके शासनकाल में बहुत ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्थाएँ टाइट थी। और आगे देखिएगा क्या चीज़ें हैं। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? ठीक है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? उससे पहले जो अभिलेख मिले हैं, किसी में देवानाम प्रिय है, किसी में अशोक वर्धन है, लेकिन मास्की और गुर्जरा ये 2 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक को हम अशोक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना गया है? तो अशोक को अशोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अशोक के साम्राज्य की बात करते हैं कि अशोक का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था। मित्रों, अशोक का जो साम्राज्य था, अशोक का साम्राज्य मौर्य राजवंश था, अशोक के शासनकाल में वो हिंदू कुश पर्वत से लेकर के उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण मैसूर, कर्नाटक, इसी तरीके से भारत है ना भैया, तो उत्तर में हिंदू कुश पर्वत यहाँ पर है। हिंदू कुश पर्वत से लेकर के गोदावरी नदी के दक्षिण मैसूर और कर्नाटक तक। पूर्व में बंगाल, जो यहाँ पर बंगाल है, पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, तथा यह उस समय का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य हुआ करता था। अर्थात अशोक के साम्राज्य के आगे कोई भी साम्राज्य थे, जरूर थे, कुछ न कुछ साम्राज्य थे, लेकिन वो नगण्य के बराबर थे, बहुत ही छोटे साम्राज्य थे। अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश पर्वत से लेकर के दक्षिण में मैसूर, कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो समझ लीजिए कितना बड़ा साम्राज्य रहा होगा। ठीक है, आइए, कहीं कहीं पर इनके भाइयों की चर्चा की गई है। अशोक के जो है 101 भाइयों की चर्चा मिलती है, और इनके जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम क्या था? कभी कभी ये भी पूछा जाता है, उनका नाम था सुसीम। और इनकी जो है 16 माताएं थीं। माताएं का मतलब बिंदुसार की 16 पटरानियाँ थीं। कितनी पटरानियाँ थीं? 16। ठीक है, और अशोक के कितने भाई थे? 101 भाई। कहीं कहीं पर बताया गया है कि अशोक ने 100 भाइयों की हत्या करके 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो अशोक जो है बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो थोड़ा सा उग्रवादी था शुरुआत में। वह जो है हथियार के बदौलत राजा भी बना था और हथियार के बदौलत अपने प्रशासन को इतना मजबूत भी बनाया था। चलिए, इसके बारे में ये भी जानकारी ध्यान रखिएगा कि अशोक का 101 भाई थे और उनके सबसे बड़े भाई का नाम सुसीम था। और इनकी जो माताएं थी वो 16 माताएं थी। माता तो एक ही होंगी, लेकिन 16 माताएं थी। एक सगी माता होती हैं और 15 सौतेली माताएं थी। ठीक है, आइए आगे है। अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक के पिता बिंदुसार जो है ब्राह्मण धर्म को मानते थे। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। लेकिन जो अशोक हुआ है, यह अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को अशोक मानता था।
और बौद्ध धर्म की शिक्षा उसे बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन पूछा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म को तो अशोक मानता था, लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा अर्थात बौद्ध धर्म को सबसे उसे किसके द्वारा ग्रहण कराया गया था, दीक्षा किसने दिया था बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के माध्यम से उसे जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा मिलती है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, शासन के 8वें वर्ष, ध्यान रखिएगा, शासन के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व, इसे इंपॉर्टेंट लगा के ध्यान रखिएगा, बहुत ही बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। शासन के 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया, अर्थात कलिंग की राजधानी तोसली पर उसने कब आक्रमण किया था, 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया था। और यह 269 ईस्वी पूर्व जब राजा बना था, तो यह शासन के 8वें वर्ष बाद, ठीक है, शासन के 8वें वर्ष में ही इसने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग कहाँ पर है, तो कलिंग जो है उड़ीसा में है, और उड़ीसा के तत्कालीन राजा कलिंग के कौन थे, तो नंदराज थे। कौन थे, नंदराज। नंदराज पर इसने आक्रमण किया था और अच्छी तरीके से जीता भी था। ठीक है, इस युद्ध में, कलिंग के युद्ध के बाद इस युद्ध में क्या हुआ था, भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय विचलित हो गया था और उसने धम्म की घोषणा किया तथा कभी हथियार न उठाने का संकल्प लिया। उसने शासन के 8 वर्ष ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसके बाद उसने हथियार को रख दिया और अपने हथियार न उठाने का संकल्प लिया, क्योंकि कलिंग के युद्ध में कहा जाता है कि 2.5 लाख से अधिक व्यक्तियों का नरसंहार हुआ था। रक्त की नदियां बह रही थी, रक्त इतने आँखों के सामने नाच रहे थे कि कुछ कहने योग्य है ही नहीं कि इतना भीषण नरसंहार हुआ था। ठीक है, तो उस नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय द्रवित हो गया और उसने जो है धम्म की घोषणा कर दी। धम्म की घोषणा का मतलब होता है आज से धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थात धर्म हमारे शासनकाल में चलेगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो कि लिखी गई हैं। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के इष्ट देव कौन थे। अशोक हिंदू धर्म, उसके पिता ब्राह्मण थे, हिंदू धर्म के थे, उसके पिता भी ब्राह्मण थे, हिंदू धर्म के थे, उसके पिता के भी इष्ट देव शिव थे और इसके भी इष्ट देव शिव ही थे। ठीक है, जब तक यह बौद्ध धर्म नहीं स्वीकार किया था, जीवन के कुछ वर्ष तो यह हिंदू ही था। जब बौद्ध धर्म अपनाया उपगुप्त के द्वारा तब जा करके बौद्ध धर्म हुआ, उसके पहले यह जो है ब्राह्मण था और शिव इसके इष्ट देवता हुआ करते थे। ठीक है, कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है इसके अनुसार अशोक का इष्ट देव कौन था, शिव थे अशोक के इष्ट देव। जो राजतरंगिणी है मित्रों, राजतरंगिणी में अशोक के बारे में बिल्कुल जानकारी ज़्यादा नहीं है। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं अशोक के बारे में कुछ चीज़ें ज़रूर बताई हैं कल्हड़ ने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। जब उसने जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उसने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था। किसके लिए भेजा था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन आता है आगे, एक पॉइंट लिखा गया है कि मिस्र के राजा फिलोडल्फस टालमी द्वितीय, ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आया है, फिलोडल्फस टालमी द्वितीय ने अशोक के दरबार में डियानिसियस, क्या नाम है, डियानिसियस नामक राजदूत भेजा था। मिस्र के जो राजा थे जिनका नाम फिलोडल्फस टालमी द्वितीय था, उन्होंने अशोक के दरबार में डियानिसियस नामक राजदूत भेजा था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डियानिसियस नामक राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया, तो अशोक सम्राट के शासनकाल में भारत आया। डियानिसियस राजदूत किस राजा के कहने पर आया था, तो मिस्र के राजा फिलोडल्फस टालमी द्वितीय के कहने पर आया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आगे है जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ है। मैंने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया तो उसमें 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन मैंने बताया है, उसी में से एक तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो हुआ था 247 ईस्वी पूर्व, पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। और यह जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वह इसी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था, 247 ईस्वी पूर्व हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। आगे चलते हैं, मौर्य राजवंश के लिए कुछ जो उसने काम कराया था उसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे मात्रा में पूछे जाते हैं। इसने 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। अब चारों गुफाओं का नाम कभी कभी पूछा जाता है, कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी नामक 4 गुफाओं का निर्माण जो है बराबर की पहाड़ियों में सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी नामक 4 गुफाओं का निर्माण इसने बराबर की पहाड़ियों में करवाया था।
एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं शुरुआत के जो बेसिक पॉइंट है वहाँ से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अशोक के शिलालेखों से, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के कितने शिलालेख थे। तो मित्रों अशोक के जो है 14 शिलालेख थे और वर्तमान में 14 शिलालेखों की खोज की जा चुकी है, ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में पाए गए हैं, किस लिपि में पाए गए हैं, भाषा नहीं किस लिपि में पाए गए हैं, ठीक है। तो 4 लिपियों में इसके शिलालेख पाए गए हैं, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, ग्रीक लिपि में और आरमाइक लिपि में। यहाँ पे क है आरमाइक लिपि में, ठीक है। ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक के 4 लिपियों में इसके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और इसके कितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे जो पॉइंट वाइज मैंने लिखा है ये देखिएगा, बिल्कुल क्रीम आपको दिया हूँ। ये इसमें जो है एक भी पॉइंट इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको कभी किताब खोलने की आवश्यकता है। अगर आप यूपी पीटी, यूपीपी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ भी इधर उधर खोलने की तैयारी मतलब मेहनत ही नहीं करना है आपको, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे, ठीक है। आगे है 1750 में फैंथलर ने, एक वैज्ञानिक थे फैंथलर ने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले अशोक के स्तंभ लेख को किसने खोजा था। तो सबसे पहले 1750 ईस्वी में फैंथलर नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा था, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा 1837 ईस्वी में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में क्या पढ़ा था, तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, ठीक है। अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है, तो 14 तो आपको नहीं याद रखना है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वही आपको मैं याद करा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो 13वां शिलालेख है, वही आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैंने 2-3 और लिख दिया है जिसे आपको जानना आवश्यक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपके लिए 13वां शिलालेख ही है। जो चौथा शिलालेख है अशोक का, इसमें जो है अशोक ने भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष को अपनाया। अब इसमें क्या है, चौथे शिलालेख में बताया गया है कि अशोक जो है भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष को अपनाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब युद्ध से पहले भेरी नाद किया जाता है, उस युद्ध के पहले जो नाद किया जाता है उसे भेरी घोष कहा जाता है। तो चौथे शिलालेख में उसने भेरी घोष को मतलब युद्ध के नाद को छोड़ करके धम्म का रास्ता अख्तियार कर लेता है, अर्थात धर्म पर चला आता है, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद की घटना है और उसी में जो है भेरी घोष को छोड़ करके अशोक धम्म घोष को अपना लेता है, और अर्थात वह धर्म के रास्ते पर चलने लगता है, कभी हथियार न उठाने का संकल्प लेता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भेरी घोष को छोड़ करके धम्म घोष को अपनाने की बात अशोक के किस शिलालेख में है, तो चौथे शिलालेख में, ठीक है। जो अशोक का 8वां शिलालेख है, इस 8वें शिलालेख से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन आपके लिए 13वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है। 8वें शिलालेख में बात किया गया है कि 110वें वर्ष बोध गया था। 110वां यहाँ पर लिख दिया गया है, गलत है। यह जो है अपने शासन के 10वें वर्ष कब गया था, शासन के 10वें वर्ष यह जो है बोध गया था। इसने जो है धम्म यात्रा का शुरुआत किया था। क्या किया था, धम्म यात्रा की शुरुआत, अर्थात यह धर्म यात्रा की शुरुआत इसने किया था। और धर्म यात्रा का मतलब क्या होता है, यह बौद्ध धर्म से था, तो बौद्ध धर्म की यात्राओं का प्रारंभ इसने किया था। सबसे पहली जो धर्म यात्रा इसने किया था यह बोध गया का किया था। बोध गया क्यों गया था, क्योंकि सबसे पहले भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में ही हुई थी, इस वजह से यह सबसे पहले बोध गया। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि इसने जो है धर्म यात्रा में कितनी रातें गुजारी थी, तो उसमें 8वें शिलालेख में पूर्णतः इंगित है कि यह धर्म यात्रा में 256 रातें गुजारी थी, ठीक है। 10वें वर्ष यह सबसे पहले बोध गया और बोध गया के जाने के बाद यह काफ़ी धर्म यात्राएँ की। लुम्बिनी गया, उसके बाद कुशीनगर गया, बहुत जगह गया जहाँ जहाँ पर बौद्ध भगवान बुद्ध का संबंध था, जहाँ जहाँ पर हर जगह लगभग यात्राएं किया और 256 रातें इसने गुजारी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, 13वां शिलालेख। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक ने 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कौन से राजा थे उस समय, तो नंदराज थे। उनके ऊपर आक्रमण इसने किया था और अच्छे से जीता भी था। कब आक्रमण किया था, 261 ईस्वी पूर्व किया था। कब किया था, अपने शासनकाल के 8वें वर्ष इसने आक्रमण किया था। और कहाँ किया था, तो कलिंग पर किया था। कलिंग की राजधानी कहाँ है, तो तोसली है। आपसे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी मात्रा में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट करके लगाइएगा। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध से संबंध है, ठीक है। आइए
चलिए, जो अशोक के 14 शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं और अशोक के 7 बृहत स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं। तो बृहत स्तंभ लेख से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 7 बृहत स्तंभ लेख आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 7 अगर बृहत स्तंभ लेख आप पढ़ने लगेंगे तो आप अपने थोड़ा सा मंजिल से भटक जाएंगे। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट है, एक ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्रयाग स्तंभ लेख। क्या है? प्रयाग स्तंभ लेख। जो प्रयाग स्तंभ लेख है मित्रों, ये कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में पहले था, लेकिन अकबर के समय जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में लाकर रखवा दिया था, ठीक है। अगर आप लोग इलाहाबाद कभी गए होंगे तो इलाहाबाद का जो किला है, उसी किले के अंदर वर्तमान में प्रयाग स्तंभ लेख रखा गया है। और यह पहले कहाँ पर था? तो कौशाम्बी में था। इससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अकबर के समय जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में कौन सा किससे संबंधित लेख ला करके रखवाया था? तो वह अशोक से संबंधित था, ठीक है। और इस पे जो है जहांगीर के बारे में भी बातें, बाद में जहांगीर ने अपने बारे में भी शिलालेख पे खुदवा दिया, लिखवा दिया। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक जो होता है, फिरोज शाह, वह भी जो है इस पर अपने बारे में लिखवा देता है, ठीक है। तो प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में पहले था, लेकिन वर्तमान में इलाहाबाद के किले में रखा गया है, ठीक। इसने जो है कुछ लघु स्तंभ लेख भी इसके मिले हैं। जो लघु स्तंभ लेख मिले हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारनाथ का स्तंभ लेख, सांची स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख और रुक्मिणदेई स्तंभ लेख। ये चारों इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। सारनाथ का जो लघु स्तंभ लेख है वो ये है, आपने फोटो के माध्यम से देख रहे होंगे, यही सारनाथ का स्तंभ लेख है। इसमें क्या है मित्रों, ये जो तीन चित्र आपको दिख रहे हैं, ये राष्ट्रीय चिन्ह, आपके राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकृत किया गया है। आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ का स्तंभ लेख ही, सारनाथ का जो सिंह चारों बने हुए हैं वही आपका राष्ट्रीय चिन्ह है। तो राष्ट्रीय चिन्ह में ये जो 3 शेर आपको दिख रहे हैं, ये 4 शेर हैं। कितने हैं? पीछे वाला आपको नहीं दिख रहा है, 4 शेर हैं। और इसमें कितने जानवरों का नीचे उल्लेख किया गया है देखिएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक घोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हाथी दिखाई दे रहा है। क्या क्या? घोड़ा और हाथी आपको दिख रहा है। पीछे 2 जानवर हैं, बैल है और सिंह है, ठीक है। इसमें जो है घोड़ा, हाथी, बैल और सिंह, यही 4 जानवर यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सारनाथ के राष्ट्रीय चिन्ह में कौन कौन से जानवर अंकित हैं? तो बैल है एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक सिंह है। हाथी और घोड़ा तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बैल नहीं दिखाई दे रहा, तो बैल पीछे होगा और सिंह की मूर्ति तो आप ऊपर देख ही रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है वही चक्र है जिसे हमने जो है अपने तिरंगे के बीच में अपनाया है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसके लगभग इस शिलालेख, जो लघु स्तंभ लेख हैं, शिलालेख हैं, भारत के समस्त जिलों से, समस्त राज्यों से मिले हैं। लेकिन एक ऐसा राज्य असम है जहां से इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। असम से इसका कोई भी प्रमाण मिला ही नहीं है कि अशोक का भी कोई प्रमाण असम से मिल जाए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से अशोक के बारे में कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो असम से, ठीक है। क्वेश्चन आया है कई बार। रुक्मिणदेई के बारे में बात करूं तो रुक्मिणदेई का जो शिलालेख इसने बनवाया था, इसमें जो है कर व्यवस्था की बात कही है। रुक्मिणदेई कहाँ पे है? तो ये जो है लुम्बिनी में है। और लुम्बिनी में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उसने कहा कि यहाँ पर जो है हमारे इष्ट देवता, हमारे भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो हम यहाँ से क्या लेंगे? कर लेंगे। और उसने जो है उसमें 1/8 कर लेने की बात रुक्मिणदेई से किया है, लुम्बिनी से किया है। और आप सभी लोग जानते हैं लुम्बिनी में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके कुछ पत्नियों की बात हम करने जा रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन पत्नियां से भी पूछा गया है कि इसकी पत्नियों में कौन कौन से थी। तो इसकी जो है बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन कुछ पत्नियां इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। जो महेंद्र और संघमित्रा इसके पुत्र हैं, जो श्रीलंका गए थे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वो महादेवी के पुत्र थे। महादेवी अर्थात कि अशोक की पहली पत्नी का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो महादेवी, आप यही ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। महादेवी इसकी पत्नी थी। आगे एक पत्नी कारुबाकी भी थी, एक पत्नी का नाम विश्वरक्षिता भी था, एक पत्नी का नाम विद्यावती भी था, ठीक है। और इनके एक छोटे भाई का वर्णन बाद में मिलता है, उनका नाम था तिस्य। तिस्य कौन थे? इनके छोटे भाई थे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने अच्छे से कवर कराने का प्रयास किया। अब मैं इसे दोबारा से रिकॉल नहीं करवाऊँगा। अगर आपको दोबारा से इसे देखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप इसका PDF बना के रख लीजिए। PDF कैसे बनाएंगे मैं नहीं कह रहा हूँ, आप PDF बनाइए। आप इसे जो है नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद तो बिल्कुल 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए। यहाँ से एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर चला जाए तो हमसे कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।